हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन सक्सेस प्लस एकेडमी। तो देखिए, अपन क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग की और अपना सब्जेक्ट चल रहा था इरिगेशन इंजीनियरिंग। आज का हमारा टॉपिक है टाइप एंड मेथड ऑफ इरिगेशन। देखिए, इरिगेशन के कई सारे टाइप होते हैं, कई सारे मेथड होते हैं, मैंने आपको सभी पढ़ाए हैं। इन पे जो भी आपके एन जेईएन, इसके अलावा ईएससी में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे वो डिस्कस किए जाएंगे। मतलब आपको एक तरीके से कंबाइंड यहाँ पे मिल जाएगा इस टॉपिक के लिए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखें आप। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाँ जी, इरिगेशन वाटर अप्लाइड टू द लैंड बाय मीन्स ऑफ ग्रेविटी फ्लो इंडिकेट विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ इरिगेशन। तो आपको ये बताना है कि अगर मेरा जो इरिगेशन वाटर है वो लैंड पर ग्रेविटी के अंडर आ रहा है, मतलब उसके जो फोर्स वर्क कर रहा है उस पर वो ग्रेविटी है, तो उस टाइप के इरिगेशन को कौन सा बोला जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो टाइप होते हैं इस भी आप पे, वो दो टाइप होते हैं। ठीक है ना, वो आपके पास दो टाइप होते हैं। पहला होता है आपके पास फ्लो इरिगेशन और दूसरा होता है आपके पास लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है ना। अगर वाटर सोर्स से इरिगेशन वाटर को मैं लैंड तक अंडर ग्रेविटी ला रहा हूं, ठीक है, तो वो कहलाता है मेरा फ्लो इरिगेशन। और अगर उस वाटर को या उस इरिगेशन वाटर को किसी मैकेनिकल मेथड या किसी मैनमेड तरीके से लिफ्ट करके लाया जा रहा है, ठीक है, देन दैट्स कॉल्ड लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, सिंपल सी बात होती है, समझ में आ गया होगा आपको। अगर नॉर्मल बह के आ रहा है ग्रेविटी के अंडर में तो फ्लो इरिगेशन हो जाएगा। अगर उसमें कुछ भी मैंने मोटर वगैरह लगा के उस पानी को ऊपर लेके आया, देन वो आ जाएगा मेरा लिफ्ट इरिगेशन में। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा है अंडर ग्रेविटी फ्लो या मींस ग्रेविटी फ्लो, मतलब ग्रेविटी के अंडर में मेरा वाटर आ रहा है लैंड तक। ठीक है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका फ्लो इरिगेशन। ठीक है ना, क्लियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है, विच टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉर्म ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा ट्रिकल इरिगेशन किसको बोलते हैं। ड्रिप इरिगेशन का ये एक दूसरा नाम होता है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन को ही ट्रिकल इरिगेशन बोला जाता है। ड्रिप में क्या करते हैं अपन, परफोरेटेड पाइप की हेल्प से जो भी प्लांट की रूट्स होती हैं वहां पे पानी की ड्रॉपलेट गिराई जाती हैं, आप सभी जानते होंगे, उसे क्या बोला जाता है, ड्रिप बोला जाता है। इसका दूसरा नाम होता है आपका ट्रिकल इरिगेशन। ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, तीन बार क्वेश्चन पूछा गया है, ईएससी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझना पड़ेगा। और आपको अगर एफिशिएंसी इसके बारे में पता है तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा आसान भी लगेगा। ठीक है, हमको यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार अलग अलग मेथड दे रखे हैं और उनमें से पूछा है कि इन मेथड में से किस मेथड में वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम होती है। ठीक है, आप सबसे पहले आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है। नीटाई से इसको डिनोट किया जाता है कि मैंने जो वाटर या जो इरिगेशन वाटर फील्ड में डिलीवर किया था उसके रेस्पेक्ट में कितना वाटर मेरा रूट जोन में जाके स्टोर हुआ, उसके रेशियो को क्या बोला जाता है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बोला जाता है। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखूं तो ये होता है मेरे पास VRZ/VF इंटू 100। मतलब कि मैंने जितना पानी फील्ड में डिलीवर किया दैट मीन्स VF, उसके रेस्पेक्ट में कितना पानी मेरे पास स्टोर हुआ। ठीक है, तो आप ऐसा मानिए मैंने 100 मीटर क्यूब वाटर फील्ड में छोड़ा, इरिगेशन के लिए प्रोवाइड किया, और उसमें से मात्र 50 मीटर क्यूब ही क्या हुआ मेरा रूट जोन में जाके स्टोर हुआ। इसके अलावा बचा कुचा कहाँ चला जाएगा, बचा कुचा चला जाएगा मेरा लॉस में। ठीक है, रन ऑफ में चला गया, परकोलेशन में चला गया, सीपेज हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, VF माइनस लॉस डिवाइड बाई VF। सिंपल सा बात है। ठीक है ना, अगर मैं फील्ड में डिलीवर किए हुए पानी से लॉस हटा दूंगा सारे के सारे, तो बचा कुचा पानी मेरा रूट जोन वाला ही होगा ना। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है एप्लीकेशन एफिशिएंसी की इक्वेशन। अब आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास लॉस की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर आपके पास यहाँ पे लॉस ज्यादा होंगे, ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। और अगर आपके पास लॉस कम होंगे तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, और आप सभी को पता है, ठीक है ना, सभी को क्या पता है आपको कि जो भी मेरे मेथड होते हैं इरिगेशन में से, उसमें से सबसे कम लॉस किस में होता है, सबसे कम तो होता है ड्रिप इरिगेशन में। ठीक है, उससे कम होता है, सॉरी, उससे ज्यादा होता है आपका स्प्रिंकलर में। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपके पास स्प्रिंकलर ऑप्शन में मौजूद है, ड्रिप नहीं है, तो सबसे अच्छा कौन सा होगा, आपका स्प्रिंकलर होगा। और अगर ड्रिप भी दे रखा है तो ड्रिप आपका क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है आपको सरफेस इरिगेशन। ठीक है, सरफेस इरिगेशन क्या है, आपके पास एक टाइप है ना कि कोई मेथड है।
क्लियर है, तो ये गलत मेरा। दूसरा देखिए लिफ्ट इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन भी एक टाइप ही होता है, ठीक है। थर्ड दे रखा है आपको मेथड स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में आप सभी को पता है कि लॉस क्या होते हैं, मेरे पास कम होते हैं, उसी वजह से वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो होती है स्प्रिंकलर इरिगेशन की बहुत अच्छी होती है। और आपको मैं बता दूं कि स्प्रिंकलर इरिगेशन में लगभग 80% वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी तक अपन प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ड्रिप भी दिया होता, ऑप्शन में क्या दिया होता, आपको ड्रिप भी दिया होता, तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसकी होती, ड्रिप की होती। और ड्रिप के केस में जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है अपन 95% तक ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी इस केस में आपके पास क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। जिस पर्टिकुलर मेरे पास मेथड में सबसे कम लॉस, उसकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा। सिंपल सा अपन इक्वेशन से पता कर सकते हैं इस चीज को। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ टाइल ड्रेनेज। ठीक है, पहली बात तो टाइल ड्रेनेज क्या होता है, देखो मैं आपको हल्का सा बता दूं, वैसे तो आपको पता होगा कि ये मेरे पास ऐसा मानिए फील्ड है, ठीक है। फील्ड में क्या होता है, आपके पास पोर्स होते हैं, पोर्स में आपके पास कैपिलरी पोर्स भी होते हैं, ग्रेविटी पोर्स भी होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। अब जो प्लांट होता है मेरा, वो ओनली कैपिलरी पोर्स में जो वाटर इकट्ठा है उसी को काम में लेता है, ठीक है। ग्रेविटी पोर्स में जो मेरे पास पानी भरा है उसको काम में नहीं लेता। अब अगर मेरे पास ग्रेविटी पोर्स में पानी भरा हुआ है तो वो क्या है मेरे पास, ना तो प्लांट के काम का है क्योंकि प्लांट उसको लेगा नहीं। दूसरी बात, वो क्या करेगा, वो एयर के सर्कुलेशन को भी कम करेगा, ठीक है। तो ग्रेविटी में जो पानी भरा हुआ है, ग्रेविटी फोर्स में जो हमारे पास वाटर फिल है, वो क्या है, हमारे लिए बेकार है, ठीक है। तो ग्रेविटी फोर्स में भरे हुए पानी को मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन बनती है कि ग्रेविटी फोर्स मेरे खाली नहीं हो पाते, वाटर टेबल मेरी ऊंची होती है, तो उस केस में क्या करता हूं मैं, एक परफोरेटेड पाइप का सिस्टम लगाता हूं, कहाँ पे, ग्राउंड सरफेस के नीचे। उसमें क्या किया जाता है, परफोरेटेड पाइप लगाए जाते हैं, जिससे कि मेरे पास जो ग्रेविटी वाटर है वो साइड से निकाला जा सके, और मेरे पास बाकी जो भी सारे प्रोसेस हैं जैसे कि सर्कुलेशन एयर का, वो सारे के सारे सुचारू किए जा सके, ठीक है। इसे बोला जाता है टाइल ड्रेनेज। क्लियर है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि टाइल ड्रेनेज के एडवांटेज कौन से हैं इनमें से, तो पढ़ो ऑप्शन कौन कौन सा दे रखा है आपको। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, इट रिमूव द फ्री ग्रेविटी वाटर दैट इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल टू द प्लांट। तो सही बात है, ये इसका एडवांटेज है। अभी क्या पढ़ा था ना मैंने कि ये ग्रेविटी वाटर को निकाल देता है, ठीक है। क्लियर। दूसरा ऑप्शन देखें, इट डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्रॉम विच रूट कैन ऑब्टेन फूड। ठीक है, देखो सॉइल को ये ऑब्वियस ही बात है कम कर देता है, सॉइल की जो वॉल्यूम है उसको कम कर देता है, लेकिन ये इसका एडवांटेज तो नहीं है ना, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। थर्ड देखिए, इट डिक्रीज एयर सर्कुलेशन, नहीं, एयर सर्कुलेशन को तो क्या करता है, ये बढ़ाता है, तो मेरे पास सी ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ देखें, इट डिक्रीज बैक्टीरियल एक्टिविटी, नहीं, बैक्टीरियल एक्टिविटी को भी ये बढ़ाता है। अगर आपके पास एयर सर्कुलेशन बढ़ेगा तो बैक्टीरियल एक्टिविटी भी बढ़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपके पास, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। क्लियर है ना। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, इन विच मेथड वाटर इज स्पेयर्ड इन द एयर सिमुलेटिंग रेनफॉल। ठीक है, तो आपके पास कौन से मेथड में जो इरिगेशन वाटर होता है वो रेनफॉल की तरह स्प्रे किया जाता है, तो सभी को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर मेथड, ठीक है ना। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ें आप। क्या बोल रहा है आपसे, अ स्प्रिंकलर सिस्टम इज सुटेबल व्हेन। तो स्प्रिंकलर सिस्टम मेरा कब सुटेबल रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 3 बार तो वैसे ही ये पूछा जा चुका है आपसे, ठीक है ना, और भी पूछा जा सकता है, क्योंकि स्प्रिंकलर क्वेश्चन में या स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखो पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन है मेरे पास, लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप एंड सॉइल इज इजीली इरोडेबल। देखो अब मैं आपको इनको कंपेयर करके बताता हूँ सब चीज को, ठीक है ना। पहले तो मैं लूंगा अदर मेथड, ठीक है, देन मैं लूंगा स्प्रिंकलर मेथड। क्लियर है ना। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है मेरे पास, लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप एंड सॉइल इज इलीजिबली इरोडेबल। आपके पास जो लैंड का वो है मेरे पास ग्रेडियंट है वो स्टीप है, ठीक है। स्टीप ग्रेडियंट मतलब ढलान मेरी बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं यहाँ पे और कोई सा मेथड काम में लूंगा तो मेरा जो भी वाटर है वो रन ऑफ की टर्म में क्या हो जाएगा, बह जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम काम में लेता हूँ तो मेरा वाटर रन ऑफ में नहीं बहेगा, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंकलर सिस्टम में आपके पास रेनफॉल गिरती है, ठीक है ना, धीरे धीरे इंटेंसिटी से। क्लियर है। तो मेरे पास अगर स्टीप स्लोप है, मेरे पास अगर
स्टीप स्लोप है, तो मेरा कौन सा सिस्टम बेटर रहेगा? स्प्रिंकलर सिस्टम बेटर रहेगा। दूसरा देखें, सॉइल इज इजीली इरोडेबल, तो अगर सॉइल भी मेरी ऐसी है जिसका इरोजन आसानी से हो सकता है, तो आपका पता है अगर मैंने यहाँ पे फ्री फ्लडिंग काम में लिया तो पानी बहता हुआ आएगा और मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाएगा, मतलब सॉइल का क्या हो जाएगा? इरोजन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास बाकी मेथड खराब हो गए, लेकिन स्प्रिंकलर मेथड इस केस में क्या हो गया? मेरा सेटिस्फैक्ट्री हो गया। ठीक है, कि अगर मेरे पास मिट्टी ऐसी है जो कि इजीली इरोड हो सकती है, तो उस केस में आपका स्प्रिंकलर मेथड सुटेबल रहेगा। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे? सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? दूसरा देखिए, देखो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया मेरा, आपको और कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बाकी ऑप्शन भी बता देता हूँ क्यों गलत है। ठीक है ना, ऑप्शन बी देखिए, सॉइल हैविंग लो परमिएबिलिटी। ठीक है, लो परमिएबिलिटी मींस हैवी सॉइल, मतलब कि हैवी सॉइल। देखो इरिगेशन के भी आप पे अपन सॉइल को दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक होती है मेरे पास लाइट सॉइल, ठीक है, एक होती है मेरे पास हैवी सॉइल, एक होती है मेरे पास हैवी सॉइल। हैवी सॉइल ऐसी होती है जिनमें क्ले की परसेंटेज क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, और लाइट सॉइल ऐसी होती है जिनमें क्ले की परसेंटेज मेरे पास क्या होती है? बहुत कम होती है। अगर मेरे पास क्ले प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो पार्टिकल की साइज होगी बहुत ज्यादा छोटी होगी, और उसकी इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होगी, इनफिल्ट्रेशन रेट जो होगी आपके पास वो क्या होगी? मेरे पास कम होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज कि हैवी सॉइल के केस में स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि इनकी परमेबिलिटी कम होती है, इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होती है, तो वाटर इनमें नीचे डीप डाउन नहीं जा पाता। ठीक है ना, जबकि बाकी कोई भी सॉइल हो आपके, चाहे आपके पास चाहे लाइट सॉइल हो, चाहे वेरी लाइट सॉइल हो, चाहे मीडियम सॉइल हो, हम स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हैवी सॉइल में नहीं किया जाता, मतलब ऐसी सॉइल जिनकी इन्फिल्ट्रेशन रेट आपकी कम है, उस पर्टिकुलर केस में स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज नहीं करते। तो आपका ऑप्शन भी क्या हो गया यहाँ पे? गलत हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, ऑप्शन सी क्यों गलत है? द वाटर टेबल इज लो, अगर वाटर टेबल आपकी लो है तो मैं स्प्रिंकलर सिस्टम यूज नहीं करूंगा, क्योंकि उस केस में मेरे पास रन ऑफ लॉस, ओ सॉरी, परकोलेशन लॉस या सीपेज लॉस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए, द क्रॉप टू बी ग्रोन हैव डीप रूट्स, अगर आपके पास ऐसी क्रॉप है जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हैं, तो उस केस में भी मैं स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज नहीं करूंगा। ठीक है ना, क्लियर? आपके पास स्प्रिंकलर सिस्टम यूज कब किया जाता है? जब आपके पास लाइट सॉइल हो, वेरी लाइट सॉइल हो, आपके पास सेलो रूट की क्रॉप्स हो, आपके पास वाटर टेबल ज्यादा डेप्थ में ना हो, इसके अलावा अच्छी खासी परमिएबिलिटी या इन्फिल्ट्रेशन रेट सॉइल की अच्छी खासी हो, उस केस में अपन क्या करते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज करते हैं। आगे और क्वेश्चन आ जाएंगे और समझ जाओगे आप इस बारे में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे, आपको सारे के सारे जो डाउट है क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे? अबाउट 80% ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसी इज पॉसिबल विद द स्प्रिंकलर सिस्टम पर्टिकुलरली इन, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 80% इरिगेशन एफिशिएंसी स्प्रिंकलर सिस्टम की पॉसिबल कहाँ है? देखो, स्प्रिंकलर सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है वो 80% तक होती है, मैंने पहले भी आपको बोला था कि 80% तक होती है। ठीक है ना, 80% मैं प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मेरे पास फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है ना, उसके लिए क्या होनी चाहिए? मेरे पास जो कंडीशन है वो मेरी फेवर की होनी चाहिए। अब देखो, कंडीशन क्या होती हैं जो कि इरिगेशन, जो मेरे पास स्प्रिंकलर इरिगेशन है उसकी एफिशिएंसी को अफेक्ट करती हैं, वो मेरे पास दो चीजें होती हैं। पहला होता है मेरे पास विंड वेलोसिटी, पहला होता है मेरे पास विंड वेलोसिटी, और दूसरा होता है मेरे पास टेम्परेचर, दूसरा होता है मेरे पास टेम्परेचर। अब आप खुद सोच के देखिए, आपके पास स्प्रिंकलर सिस्टम से क्या एक तरीके से छोटी छोटी बूंदें गिर रही है ना, फवारे से क्या हो रहा है? आपके पास छोटी छोटी सी बूंदें गिर रही हैं। अगर आपके पास विंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तेज है, तो ये क्या करेगी? इन ड्रॉपलेट के डिस्ट्रीब्यूशन को खराब कर देगी, मतलब कि जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को क्या कर देगी? डाउन कर देगी। क्लियर है? दूसरा देखिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आपके पास बहुत ज्यादा है किसी पर्टिकुलर एरिया का, तो वहां पे क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इवेपोरेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, दैट मीन्स वाटर अवेलेबिलिटी मेरे पास घट जाएगी, और इनका यूनिफॉर्म भी मेरे पास, या जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? मेरे पास कम हो जाएगी। ठीक है ना, तीसरा होता है मेरे पास ह्यूमिडिटी। अगर मेरे पास ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा कम है, मतलब ह्यूमिडिटी नहीं है, ठीक है, सॉरी, अगर आपके पास ह्यूमिडिटी नहीं है एरिया में, तो ऑब्वियस सी बात है इवेपोरेशन रेट क्या होगी? आपकी ज्यादा होगी, और आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। ठीक है ना, तो दो चीजें इसको मेनली अफेक्ट करती हैं एफिशिएंसी को, पहला विंड वेलोसिटी और दूसरा टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी तो एक सेकेंडरी चीज है। ठीक है, अब देखो,
अगर आपके पास विंड वेलोसिटी ज्यादा ना हो और टेम्परेचर आपके पास कम हो तो आपकी एफिशिएंसी 80% तक मिल सकती है, ठीक है ना। लेकिन आपके पास विंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो तो आपकी 80% विंड वेलोसिटी नहीं मिलेगी। क्लियर है। अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे से, क्वेश्चन में ये पूछा है कि किस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, मेरे पास स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम की 80% इरिगेशन एफिशिएंसी मिल सकती है। तो पहला ऑप्शन देखें यहाँ पे हिली रीजन। हिली रीजन में आपको पता है कि वेलोसिटी जो होती है विंड की, हवाएं जो होती हैं बहुत तेज चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास विंड वेलोसिटी बढ़ गई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन खराब करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन खराब करेगी तो आपकी एफिशिएंसी गिरेगी, तो यहाँ पे मेरे को 80% एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा होता है मेरे पास फुली एरिड रीजन। फुली एरिड रीजन मीन्स, एरिड रीजन मीन्स जहाँ पानी बहुत ज्यादा कम है, जहाँ पे टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर इन दोनों केसेस में क्या है आपके पास, ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है दैट मीन्स क्या करेगा, इवेपोरेशन को बढ़ाएगा और आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का वो बिगड़ेगा और एफिशिएंसी आपको फुल नहीं मिलेगी, 80% यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया मेरे पास, गलत हो गया। एरिड रीजन भी सेम है, यहाँ भी टेम्परेचर ज्यादा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ेगा, आपके पास 80% एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। अब ऑप्शन डी देखें, ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड रीजन। ऐसे रीजन जहाँ पे ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमिडिटी अगर आपकी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन आपका कम होगा और आपके पास 80% या फुल एफिशिएंसी मिलने के क्या होंगे आपके पास चांसेस होंगे। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। एसएससी 2017 का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका, क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको हालांकि तीन चार चीजें स्प्रिंकलर की पिछले वाले क्वेश्चंस में बता दी थी। अब आगे देखते हैं इसमें। पहला देखिए, इट इज यूज फॉर राइस एंड जूट, आपसे करेक्ट का पूछा है, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं कि राइस और जूट को छोड़ के सभी केसेस में या सभी क्रॉप में मैं स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो राइस का आपने खेती देखी हो, आपने अगर चावल की खेती देखी हो तो चावल के खेत में पानी को भर के रखना पड़ता है। उस केस में मेरे पास प्री फ्लडिंग और बॉर्डर फ्लडिंग काम में आती है, ठीक है ना। क्लियर है। या वाइल्ड फ्लडिंग भी आप काम में ले सकते हो। तो अगर मैं खेत में पानी भरा रखना चाहता हूँ और स्प्रिंकलर सिस्टम यूज लूंगा तो मेरे लिए बेकार केस हो जाएगा, ठीक है। तो मात्र राइस और जूट की फसल को छोड़ दें तो बाकी सारे केसेस में या बाकी सारी क्रॉप्स में मैं स्प्रिंकलर सिस्टम यूज ले सकता हूँ। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया मेरे पास, गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, इट इज यूज फॉर सॉइल हैविंग वेरी लो इन्फिल्ट्रेशन। तो मैंने आपको बताया था कि वेरी लो इन्फिल्ट्रेशन मींस मेरे पास सॉइल कैसी है, हैवी सॉइल है, ठीक है। हैवी सॉइल के केस में स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज नहीं लेते, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास, इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर वेरी लाइट सॉइल। वेरी लाइट सॉइल मींस जहां की परमेबिलिटी आपके पास ज्यादा है, इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं वहां पे और बाकी जो मेरे मेथड है उनको यूज करूंगा तो आपके पास क्या होगा, परकोलेशन लॉस बढ़ेंगे। लेकिन अगर स्प्रिंकलर को यूज करूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, मामला सही रहेगा। तो मेरे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। क्लियर है। बी ऑप्शन गलत है क्योंकि हैवी सॉइल में स्प्रिंकलर को काम में नहीं लिया जाता। तो आपका आठवें क्वेश्चन के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9th। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर डायरेक्टली इन द रूट जोन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो ये आप सभी को पता होगा, इसे बोला जाता है ड्रिप मेथड या ड्रिप इरिगेशन। क्या करते हैं अपन, परफोरेटेड पाइप लेते हैं, पाइप जिनमें थोड़े थोड़े से छेद होते हैं, ठीक है ना। उनको पेड़ों के पास लगा दिया जाता है और उनसे क्या गिरती रहती है, मेरे पास बूंदे गिरती रहती है पानी की जो सीधी रूट में जाती है, ठीक है। उस छोटे से पार्ट को इरिगेट किया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे ड्रिप इरिगेशन के बारे में, कोई खास बताने की जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल, ये इज है यहाँ पे, है ना, इज सुटेबल व्हेन। देखो ऑप्शन ए है आपके पास, द लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप। तो ठीक है, स्टीप जब ग्रेडियंट होता है तो मैं यूज कर सकता हूँ। क्लियर। दूसरा देखें मेरे पास, द सॉइल हैविंग लो परमेबिलिटी। लो परमेबिलिटी मींस हैवी सॉइल, लो परमेबिलिटी मींस हैवी सॉइल। तो हैवी सॉइल में मैं काम में नहीं लेता, तो ऑप्शन बी क्या हो गया मेरे पास, गलत हो गया। तीसरा देखिए, वाटर टेबल इज लो, तो गलत हो गया, नहीं लेता मैं काम में, मैंने आपको पहले ही बताया था। द क्रॉप्स टू बी ग्रोन हैव डीप रूट। तो डीप रूट के केस में भी मैं काम में नहीं लेता। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, 10 हो जाएगा, सॉरी आपका 10वें में हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फॉर रो क्रॉप्स द मोस्ट कॉमनली एडोप्टेड मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन इज। देखो
रॉ क्रॉप्स जो होती हैं, ऐसी क्रॉप जिनको एक रॉ में लगाया जाता है, एक लाइन में लगाया जाता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा इस केस में मैं क्या करता हूँ, फरो इरिगेशन काम में लेता हूँ या फरो मेथड काम में लेता हूँ। उसमें क्या करते हैं अपन, जो भी मेरे पास फील्ड होता है उसको इस टाइप से प्रिपेयर कर लिया जाता है, ठीक है। छोटी छोटी नालियां बना दी जाती हैं, वाटर डिचेज, ठीक है, और इनको सेपरेट कर दिया जाता है लेवी से। लेवी क्या होती है, मेरे पास अर्थ की एम्बैकमेंट होती हैं छोटे छोटे से, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो मेरे पास ऊपरा हुआ पोर्शन होता है, ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसमें क्या करता हूँ मैं, क्रॉपिंग करता हूँ, ठीक है। और इनके बीच वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, वाटर अप्लाई किया जाता है इस टाइप से। क्या चलता है मेरे पास, इस टाइप से सिस्टम चलता है। अब आप खुद समझ सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो मेरे पास ये एक तरीके से टॉप वाला पार्ट दिख रहा है, जो आपके पास एम्बैंकमेंट दिख रहा है, इसमें जब क्रॉप लगेंगी तो वो क्या लगेंगी, एक सीधी लाइन में लगेंगी, ठीक है। इन्हें बोला जाता है रॉ क्रॉप्स, या इन्हें बोल सकते हैं अपन सीरियल क्रॉप्स, जो एक सीरीज में लगती हैं, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे, एक रो में लगने वाली रो क्रॉप्स के लिए, सीरियल क्रॉप्स के लिए कौन सा मेथड आपका सही रहता है, तो आपका रहता है फरो मेथड, ठीक है ना। और एक बात बता दूं कि फरो मेथड जो होता है मेरा, उसमें मात्र 20 से 50% एरिया को डायरेक्ट इरिगेट किया जाता है, तो मेरे पास वाटर की जो मेरे पास लॉस होते हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ओनली इस पार्ट में पानी अलाउड किया है, पानी चलाया है, इरिगेट किया है। ये जो मेरे पास राउंड में पार्ट है जो गोले में दिखा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पार्ट में तो मैंने वाटर प्रोवाइड करवाया ही नहीं, मतलब मैंने क्या किया, आधे से भी कम पार्ट पे वाटर प्रोवाइड करवाया ना, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है फरो इरिगेशन सिस्टम में 20 से 50% पार्ट को ही अपन क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, मेरे पास वाटर लॉसेज बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, क्लियर है। तो आपके पास 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फरो मेथड आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे पढ़ के देखें। द इरिगेशन मेथड वेयर ओनली 1/5 to 1/2 of the land surface is wetted by water, वेटेड बाय वाटर मतलब मैंने वाटर वहां पे प्रोवाइड किया है, रिजल्टिंग इन लेस इवेपोरेशन एंड लेस फूडिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपके पास क्या पूछा है कि ऐसा मेथड जिसमें ओनली 1/5 मतलब 20%, टू 1/2 मतलब 50%, 20% टू 50% ऑफ लैंड सरफेस इज वेटेड बाय वाटर, तो मतलब मैंने 20 से 50% पार्ट पे ही, 50% लैंड पे ही क्या किया, वाटर अप्लाइड किया। उससे क्या हुआ, मेरे पास लेस इवेपोरेशन हुआ, ठीक है। तो ऐसे मेथड को क्या बोला जाता है, आपके पास ऐसे मेथड को बोला जाता है फरो इरिगेशन मेथड। आप सभी को पता होगी ये बात, ठीक है ना। तो अपने पास 12th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपका। अरे क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 है, द मोस्ट, मैं चेंज कर लेता हूँ, ज्यादा ऑप्शन होते हैं तब मन आपका क्या है, बार बार बदलता है कि अभी इस कलर का पेन ले लें, अभी इस कलर का ले लें, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है, द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन रनिंग ऑन द साइड ऑफ वाटर डिच यूज इन सर्टेन एग्रीकल्चर फील्ड इज कॉल्ड एज। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, मेथड जिसमें कि क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है किस पे, रनिंग ऑन द साइड ऑफ वाटर डिचेज। तो ये मेरे पास दो क्या है, पानी की छोटी छोटी डिच है, ठीक है। उनकी साइड मतलब इस वाले पार्ट पे क्या कर रहा हूं मैं, क्रॉप को लगा रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास बन रहा है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं आगे, तो मेरे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, ये मेरे पास दो वाटर डिच, इनके बीच वाले पार्ट पे क्या किया मैंने, क्रॉप लगाया, ठीक है। इधर मेरे पास दो वाटर डिच, ये वाली इनके बीच वाले पार्ट पे क्या लगाया मैंने, क्रॉप को लगाया। तो आप साफ साफ समझ सकते हो क्या, ये किस टाइप के इरिगेशन मेथड की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है यहाँ पे फरो इरिगेशन मेथड, क्लियर है ना। तो आपके पास आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फरो इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन रिज रनिंग ऑन द साइड ऑफ डिच दैट काइंड ऑफ इरिगेशन अडॉप्टेड इज। तो आपसे क्या बोला है कि जो मेरे पास क्रॉप है वो किस पे लगाई जा रही है, रिज पे लगाई जा रही है, रनिंग ऑन द साइड ऑफ डिचेज। तो आपके पास दो डिच है, डिच मतलब छोटी छोटी खाई वाटर डिच, तो आपके पास एक तो ये रही छोटी सी, और एक ये रही, एक आपके पास ये रही, ठीक है। इन दोनों की जो रिज लाइन है, रिज लाइंस मींस ऐसी लाइन जो दोनों के वाटर को सेपरेट कर रही है, तो रिज लाइन आपकी ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, क्रॉप्स को ग्रो कर रहा हूं, मतलब इधर वाले पार्ट पे क्या कर रहा हूं मैं, क्रॉप्स लगा रहा हूं। तो ये जो मेथड होता है मेरा, ये जो इरिगेशन होता है वो क्या कहलाता है, तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे आप, इसे बोलेंगे फरो मेथड, इसे बोला जाएगा फरो मेथड,
ठीक है ना। तो देखो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में बना के कितनी बार पूछ लिया गया है आपसे, ठीक है ना। बस क्या है यहाँ पे लैंग्वेज आपको थोड़ी सी अल्ट पलट करके बदल बदल के दे दिया और कुछ नहीं किया, बाकी चीज एक ही पूछ रहा है, ठीक है। कई बार इसको रिज लाइन बता दिया, कई बार इसको क्या बता दिया, साइड ऑफ वाटर डिश बता दिया, कई बार कुछ बता दिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज की चेंजेस की है इसने, बाकी पूछी एक ही बात है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप अच्छे से समझें, उससे गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ऑन रोलिंग लैंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर इज। तो रोलिंग लैंड के केस में आप सभी को पता होगा कौन सा मेथड काम में लेते हैं, फ्री फ्लडिंग काम में लेते हैं, फ्री फ्लडिंग काम में लेते हैं। क्लियर है। देखो ये एक थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन रहता है, क्लियर है, क्योंकि कई जगह इसका आंसर आपको दिया मिलेगा बॉर्डर फ्लडिंग, कई जगह इसका आंसर आपको मिलेगा बॉर्डर फ्लडिंग। लेकिन जो देखिए एसएससी है, एसएससी ने फ्री फ्लडिंग को सही माना था। जो आप अपनी बड़ी कोचिंग्स है जैसे मेरी डीजी ईएस मास्टर हैं, ठीक है, ये दोनों की दोनों फ्री फ्लडिंग को सही मानती है। कई आपके पास छोटी छोटी क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगी जहाँ पे बॉर्डर फ्लडिंग सही आंसर दे रखा होगा, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि फ्री फ्लडिंग जो है आपका, वो आपका सही आंसर है, ठीक है। क्यों है, देखो रोलिंग लैंड आपकी क्या होती है, ऐसी लैंड जहाँ पे जेंटल स्लोप हो, ठीक है। फ्री फ्लडिंग में क्या करते हैं अपन, जो भी मेरे पास एरिया होता है उसे कुछ पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। और ये जो मेरे पास पार्ट होते हैं इनमें क्या करते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ये फील्ड है, मैंने 3 पार्ट इसके ऐसे कर लिए, ठीक है। देन मेरे पास ये एक छोटी सी फील्ड कैनाल निकल गई, देन 3 पार्ट मैंने इसके ऐसे कर लिए, ठीक है ना, क्लियर। अब क्या करूंगा मैं, यहां से वाटर को अलाउड करूंगा, इधर से वोटर अलाउड करूंगा, इधर से वोटर अलाउड करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास छोटा पार्ट है, ये आसानी से मेरे पास क्या हो जाएगा, इरिगेट हो जाएगा। देन यहाँ से जो ड्रेन है वो निकल जाएगा, ठीक है, जो ड्रेन है मेरे पास यहाँ से निकल जाएगा, क्लियर है। तो मेरे पास क्या होता है, बैलेंस होता है, कंट्रोल होता है वाटर पे। जबकि बॉर्डर फ्लडिंग जो होती है उसमें क्या होता है, आपके पास 300-400 मीटर लंबी आपकी क्या होती है, स्ट्रिप होती है, जिनकी आपके पास विड्थ होती है 10 से 20 मीटर, ठीक है। तो देखो रोलिंग लैंड है, आपके पास स्लोप थोड़ा ज्यादा है नॉर्मल से, क्लियर है ना। आपके पास रोलिंग लैंड पे स्लोप कितना होता है जनरली, 1/100 टू 1/200, ये ऐसा मानते हैं अपन, क्लियर है। तो अगर मेरे पास बहुत ज्यादा इसकी लेंथ होगी तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से भी ऑप्शन बी जो है फ्री फ्लडिंग जो है वो क्या है आपका उचित आंसर है इस केस में, और एसएससी ने भी यही सही माना था। तो आपके पास मिल जाए तो फ्री फ्लडिंग ही कर देना। अगर फ्री फ्लडिंग आपकी ऑप्शन में ना हो तो आप यहाँ पे बॉर्डर फ्लडिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर फ्री है तो फ्री फ्लडिंग ही इसका उचित आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखो पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बिकॉज ऑफ लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज fill in the blanks irrigation is more suitable for permeable soil। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपके पास लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज अवेलेबल है। लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज मतलब आपके पास पानी की कोई कमी नहीं है, नहर आ रही है आपके पास धड़ाके से, ठीक है ना। तो कौन सा इरिगेशन मेरे पास परमिएबल सॉइल के लिए या हाई परमिएबल सॉइल के लिए क्या रहेगा, उचित रहेगा, ठीक है। परमिएबल सॉइल मींस क्या है कि ये पानी जल्दी से सूख जाएगी, इसकी परमिएबिलिटी ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, चेक फ्लडिंग को यूज करूंगा, क्योंकि चेक फ्लडिंग में क्या करते हैं, जो भी मेरे पास एरिया होता है उसे छोटे छोटे एरियाज में छोटे छोटी पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इन छोटे छोटे पार्ट को बोला जाता है चेक एरिया, इन छोटे छोटे पार्ट को बोला जाता है चेक एरिया, या इन्हें देसी भाषा में अपन बोलते हैं क्यारी, ठीक है ना। तो देखो छोटी छोटी जो क्यारी बनती हैं उसमें आपके पास जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्मली हो जाता है, फिर चाहे आपकी सॉइल कितनी ज्यादा परमेबल हो, ठीक है ना। और अगर आपके पास स्ट्रीम डिस्चार्ज अवेलेबल नहीं होता, आपके पास वाटर लिमिटेड होता, परमेबल सॉइल का केस होता, तो अपन कौन सा केस कौन सा मेथड काम में लेते, तब अपन स्प्रिंकलर मेथड काम में लेते। लेकिन अभी मेरे पास वाटर अवेलेबिलिटी है तो मैं कौन सा मेथड काम में लूंगा, चेक फ्लडिंग काम में लूंगा। तो आपसे आपके हो जाएगा बी, सी भी सेम सेम है, अच्छा बी सी दोनों में सेम हो गए ना, तो आपके पास आंसर हो जाएगा यहाँ पे चेक फ्लडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है, नेम ऑफ द मेथड ऑफ इरिगेशन विच डज नॉट कम अंडर कंट्रोल फ्लडिंग। देखिए आपके पास मेथड होते हैं इरिगेशन के, उसमें से सबसे पहला मेथड आता है आपके पास वाइल्ड फ्लडिंग। वाइल्ड फ्लडिंग, वाइल्ड फ्लडिंग में क्या करते हैं, मेरे पास इतना बड़ा खेत है पूरा की पूरा, उसमें क्या करूंगा, इधर से मैं पानी चालू कर दूंगा और बस पानी इस पे अपने आप फैलता रहेगा, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा मेरे, क्योंकि मैंने कोई इसमें पहले से प्रिपरेशन करी ही नहीं सॉइल की, ठीक है ना। तो मेरे पास वाइल्ड फ्लडिंग जो होती है वो आपकी आती है अनकंट्रोल
मेथड या अनकंट्रोल फ्लडिंग में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइल्ड फ्लडिंग। इसके अलावा फ्री में भी होता है, बेसिन में भी होता है, बॉर्डर में होता है, सब में आपका वाटर पे कंट्रोल होता है, लेकिन वाइल्ड फ्लडिंग में आपका वाटर पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है ना। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां। फॉर क्रॉप्स लाइक पटोटो एंड शुगर केन्स द कॉमनली अडोप्टेड मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन इज। तो देखिए पटेटो और शुगर केन जो होते हैं ना, आलू और शुगर बीट, सॉरी शुगर केन नहीं है, शुगर बीट है, शकरकंदी बोलते हैं शायद इसको, है ना, ठीक है। तो ये लगती हैं आपके पास एक सीरीज में, ये आपके पास एक लाइन में लगाई जाती हैं, जैसे आलू बोलते हैं, आलू तो देखे होंगे आपने, इनको क्या करते हैं एक लाइन में लगाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ऐसी क्रॉप जो कि एक सीरीज में लगती हैं, एक लाइन में लगती हैं, एक रो में लगती हैं, उनके लिए कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, फरो मेथड काम में लिया जाता है, ये आपको सबको पता होगा, क्लियर है ना। आपने भी अगर खेतों में देखा है गाजर मूली लगाते हैं तब फरो मेथड ही काम में लेते हैं, आप सबको पता होगा ये चीज, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट अमंग द मेजर लिमिटेशन ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि आपको तीन यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, इन तीन स्टेटमेंट में से स्प्रिंकलर मेथड का कौन सा एक मेजर लिमिटेशन नहीं है, नोट नहीं है पूछा है उसने, ठीक है। तो देखो पहला पढ़िए यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग विंड डिस्ट्रीब्यूट द स्प्रिंकलिंग, ठीक है। तो मेरे पास अगर बहुत तेज विंड चलेगी तो वो जो मेरी बूंदे गिर रही हैं स्प्रिंकलर से उनको क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है ना। तो ये बात मेरी सही है, ये क्या है एक तरीके से लिमिटेशन है, ठीक है। दूसरा देखें, इट रिक्वायर हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो ये बात भी आपकी सही है, जब मुझे कहीं ना कहीं पे स्प्रिंकलर सिस्टम सेट करना है तो मुझे बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, पंप वगैरह, पाइप वगैरह, नोजल वगैरह सब कुछ खरीदना पड़ता है, तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा हैवी होता है, ठीक है ना। तो ये बात भी मेरी सही है, ये भी एक लिमिटेशन है इसका। तीसरा देखिए, इट मिनिमाइज द इरोजन ऑफ सॉइल, तो ये बात क्या है, सही है, ये जो सॉइल होती है उसको इरोजन को रोक देता है, मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम अगर मैं लगा रहा हूं तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे पास सॉइल का इरोजन नहीं होगा। बट ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट जो है, ये क्या है, स्प्रिंकलर जो मेरे पास मेथड है उसका क्या है, एडवांटेज है, उसका फायदा है, ये एक लिमिटेशन तो नहीं है ना। जो मेरे पास थर्ड पॉइंट है ये लिमिटेशन तो कहीं से नहीं है, ये तो क्या है, इसका फायदा है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, सही हो जाएगा, मतलब तीसरा स्टेटमेंट क्या है मेरे पास यहाँ पे, एक तरीके से लिमिटेशन इसका नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, उसने पूछा है लिमिटेशन नहीं है, नॉट लिख रखा है उसने, ध्यान से पढ़े आप क्वेश्चन को, ठीक है ना। पहले दो इसके लिमिटेशन थे, थर्ड इसका लिमिटेशन नहीं था, क्योंकि थर्ड इसका क्या था, एडवांटेज था। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, इन विच मेथड द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप। तो बॉर्डर फ्लडिंग में करते हैं, आप सभी को पता होगा, इस तरीके से फील्ड को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इनकी विड्थ होती है वो होती है 10 to 20 मीटर, और जो इनकी लेंथ होती है वो होती है आपके पास 200 से 400 मीटर, डिपेंड करता है सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे लैंड पे ग्रेडियंट कैसा है, सारी चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपके पास बॉर्डर फ्लडिंग, वैसे भी इसको बोल्ड कर रखा था यहाँ पे तो आपको पता तो लग ही गया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखिए 21, क्या कह रहा है, स्प्रिंकलर मेथड इज प्रिफर्ड व्हेन। तो स्प्रिंकलर मेथड को कब प्रीफर करते हैं अपन, देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास, द ग्राउंड इज अनड्यूलेटिंग, मतलब उबड़ खाबड़ है, तो किया जा सकता है, सही बात है। दूसरा देखें, द क्रॉप्स है सैलो रूट, किया जा सकता है, डीप रूट में नहीं करते, सैलो में करते हैं, ठीक है ना। थर्ड देखिए, द इरिगेशन वाटर इज स्केर्स, मतलब पानी की आपके पास क्या है, कमी है, तो वहां भी अपन स्प्रिंकलर मेथड यूज कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही, कौन सा, ऑल ऑफ दीज वाला, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर आपका 22, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन हैज मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा मिनिमम वेस्टेज किसमें होती है आपकी, देखो इनमें से पढ़ें तो फरो, चेक, स्प्रिंकलर और बॉर्डर, इसमें से कौन में होगी, आपके स्प्रिंकलर में होगी, आपकी किस में होगी, स्प्रिंकलर में होगी। अगर आपको यहाँ पे ड्रिप का ऑप्शन दिया होता, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन और होता ड्रिप इरिगेशन, तो सबसे कम वेस्टेज किस में होती है आपकी, ड्रिप इरिगेशन में होती, ठीक है ना। आप सभी को पता होगी ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 23, ये पता नहीं बोल्ड क्यों हो गए यार, अरे क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर मे बी यूज ऑन रोलिंग ग्राउंड, ठीक है ना। तो रोलिंग ग्राउंड पे कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, आपका लिया जाता है फ्री फ्लडिंग,
ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे करेक्ट है मेरा, आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था इस चीज के बारे में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में समझाया भी था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कह रहा है, इफ नो लॉस इज कंसीडर्ड इन बॉर्डर फ्लडिंग देन मैक्सिमम एरिया ए दैट कैन बी इरिगेट एट सप्लाई ऑफ क्यू क्यूमेक इज, और यहाँ पे एफ जो है वो है आपकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सोइल। तो देखिए बॉर्डर फ्लडिंग में जो आपके पास टाइम का फॉर्मूला आता है वो कुछ फॉर्मूला आता है, मैं नहीं लिख रहा उसको यहाँ पे, ठीक है। और अगर वहां से मैं सारे के सारे लॉस को, रन ऑफ लॉस को नेग्लेक्ट कर दूं, ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम एरिया का फॉर्मूला आता है क्यू बाय एफ। क्लियर है ना, ठीक है। फॉर्मूला याद रख लेना। देखो ईएसी गेट की अपन तैयारी कर नहीं रहे हैं अभी फिलहाल के केस में, तो ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा कम चांसेज है आपके पास, लेकिन मैक्सिमम एरिया के लिए कोई न्यूमेरिकल छोटा मोटा पूछ सकता है आपका, तो फॉर्मूला होता है उसका क्यू बाय एफ। क्यू होता है आपके पास डिस्चार्ज, एफ होता है आपके पास इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी या इन्फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है ना। याद रख लेना, फॉर्मूले का डेरिवेशन किया करवाया हुआ है शायद मैंने, आप चेक कर लेना वहां पे, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है आपसे, चेक फ्लडिंग इज यूज फॉर। अब देखिए आपके पास जो चेक फ्लडिंग होती है, चेक में मैंने आपको बताया था क्या होता है, चेक एक छोटे छोटे एरियाज का ग्रुप होता है, या इन्हें छोटे छोटे एरियाज को बोला जाता है चेक एरिया। अपन क्या करते हैं, पूरा जो मेरे पास फील्ड होता है उसे छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। इन छोटे छोटे एरियाज को क्या बोलते हैं अपन, चेक बोलते हैं, सिंपल भाषा में इनको क्यारी बोला जाता है, ठीक है ना। तो एक किस पर्टिकुलर केस के लिए मेरे पास बेस्ट रहता है, ठीक है ना। तो देखिए चेक फ्लडिंग जो होती है ना आपकी, वो हमेशा आपकी ऐसे केस के लिए बेस्ट रहती है जिस केस में आपको फील्ड में पानी को भर के रखना है, जैसे कि आप बात करें राइस की, ठीक है, या बात करें जूट की, ठीक है। इनके केस में आपकी चेक फ्लडिंग क्या मानी जाती है, बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि मैंने छोटा एरिया यहाँ पे लिया जिससे मेरे पास वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होता है और सॉइल की परमिएबिलिटी का भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर बड़ा एरिया लेते तो वहां पे क्या होता आपके पास, ऑब्वियस ही बात है वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता, खराब हो जाता, क्योंकि ग्रेडियंट भी वहां पे वर्क करता आपका, सॉइल की परमेबिलिटी भी वहां पे वर्क करती, ठीक है ना। तो छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करके खेत को भरा जाता है जिससे कि वहां पे वाटर की डेप्थ जो है वो यूनिफॉर्म बनी रहे, ठीक है ना। तो ऐसा केस जहां पे आपको वाटर को कुछ समय के लिए भरा हुआ रखना है, इंडेंटेशन रखना है उस वाटर का, उस केस में हमेशा चेक फ्लडिंग को यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन 25 आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, स्प्रिंकलर मेथड इज यूज फॉर, ठीक है। तो स्प्रिंकलर मेथड आप हिली एरियाज में यूज कर सकते हैं। देखो पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें मैंने ये बताया था आपको कि, एक सेकेंड, पहले जो आपके पास क्वेश्चन आया था मैंने उसमें ये बताया था कि हिली एरियाज में यूज ले सकते हैं लेकिन उसकी एफिशिएंसी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यूज तो कर सकते हैं ना, तो ए ऑप्शन आपका सही है। दूसरा देखिए अनड्यूलेटेड एरियाज, वहां भी उसको यूज किया जा सकता है। तीसरा देखिए यहाँ पे अनइवन एरियाज, वहां भी उसको यूज किया जा सकता है। और चौथा आपके पास ऑल ऑफ दीज, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 26 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। एक बात और, 25वें क्वेश्चन में मैंने आपको ये तो बता दिया चेक फ्लडिंग को कहाँ काम में लेते हैं, ऐसे केस में जहाँ की इनंडेशन चाहिए आपको वाटर का। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, देखो पटेटो शुगर केन के लिए फरो काम में ले लेते हैं, फ्लैट ग्रेडियंट जहाँ पे होता है वहां पे कौन सा मेथड काम में लेते हैं, ठीक है। ये मैं जस्ट एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताना। फ्लैट ग्रेडियंट वाले केस में अगर मेरे पास लैंड का ग्रेडियंट फ्लैट हो तो उस केस में कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे कि आपकी कुछ समझदारी का आकलन मैं भी कर सकूं, है ना। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, 27 क्या बोलता है आपसे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको चार स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट बताना है इनमें से। पहला है आपके पास, इन फ्री फ्लडिंग द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल साइज प्लॉट, तो सही बात है, करते हैं। दूसरा देखिए, इन बॉर्डर फ्लडिंग स्ट्रिप्स आर सेपरेट बाय लो लेवीज, तो ये भी बात सही है। लो लेवीज मतलब आपके पास छोटे छोटे एम्बैंकमेंट, ठीक है ना। मिट्टी को ऐसे हाथों से अपन ऊपर करके छोटी सी दीवार बना देते हैं ना, उसे लेवीज बोलते हैं, ठीक है। थर्ड देखिए, इन फरो इरिगेशन वाटर इज एडमिटेड बिटवीन रॉ ऑफ प्लांट एंड फील्ड, तो फरो इरिगेशन में इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है, ये आपको सभी को पता है। तो आपके पास ऑप्शन 3 या
जो भी है स्टेटमेंट 3 आपका सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज यूज फॉर ऑर्किड ट्रीज। तो ध्यान देना, ऑर्किड ट्रीज जो होते हैं मतलब कि फलदार पौधे जो मेरे पास होते हैं, उनके केस में हमेशा बेसिन फ्लडिंग को काम में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि देखो फलदार पौधे जो होते हैं, जैसे आप किसी का भी मान लो, जैसे आप नींबू, संतरा, मौसमी, अनार, आम, कुछ भी मान लो, इनकी जो हाइट होती है काफी ज्यादा होती है, ठीक है, अपनी नॉर्मल क्रॉप से। तो इनके बीच में डिस्टेंस भी ज्यादा होती है, ठीक है, एक पेड़ ये रहा, दूसरा पेड़ ये रहा, तीसरा पेड़ ये रहा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल इरिगेशन मेथड लगाऊंगा, जो कि मेरे फ्री फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग होते हैं, तो मैं पानी का क्या करूंगा, बहुत ज्यादा वेस्टेज करूंगा, ठीक है। तो ये जो पेड़ लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है ना, तो इसके पास एक छोटा सा बेसिन बना दिया जाता है, गड्ढा कर दिया जाता है, जिसमें ओनली मैं क्या करता हूँ, वाटर प्रोवाइड करवाता हूँ। वैसे करते हैं अपन, एक छोटी सी फील्ड कैनाल बनाते हैं, उस फील्ड कैनाल से इनके छोटे छोटे बेसिन में वाटर प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जिससे कि मेरे पास वाटर की क्या हो सके, बचत हो सके, ठीक है। इस टाइप के मेथड को बोला जाता है बेसिन फ्लडिंग। क्लियर है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। जितने भी फलदार ऑर्किड ट्रीज होते हैं, फलदार पौधे होते हैं, वहां पे बेसिन फ्लडिंग ही काम में ली जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा है, फ्लो इरिगेशन कैन बी डन फ्रॉम। तो फ्लो इरिगेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, ऐसा इरिगेशन जहां पे मेरा वाटर सोर्स से लैंड तक वाटर किस में आ सके, अंडर ग्रेविटी आ सके, ठीक है। तो देखो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कैनाल, तो कैनाल से अंडर ग्रेविटी आ सकता है, ठीक है। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल से आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। ट्यूबवेल से तो मुझे मैकेनिकल मेथड या किसी मोटर को लगा के क्या करना पड़ेगा, पानी को ऊपर लाना पड़ेगा, ग्रेविटी के अंडर तो नहीं आ रहा वो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए वेल, ये भी क्या है मेरा, गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैनाल, ठीक है ना। तो आपके कैनाल से पानी क्या आ सकता है, फील्ड तक अंडर ग्रेविटी आ सकता है, तो आपका कैनाल से जो पानी आएगा दैट इज कम्स अंडर फ्लो इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, इरिगेशन फ्रॉम वेल इज कॉल्ड। तो वेल वाला इरिगेशन जिसमें कि मुझे पानी को कोई ना कोई मैकेनिकल मेथड लगा के लाना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, लिफ्ट इरिगेशन बोलते हैं। मैंने 2 बार बता दिया आपको ये बात। क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 दैट इज अकॉर्डिंग टू इरिगेशन पर्पज सॉइल विच हैव हाई कंटेंट ऑफ क्ले आर जनरली कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 2 तरीके की सॉइल होती हैं, दैट इज लाइट एंड हैवी, ठीक है। हैवी में क्या होता है, आपके पास क्ले की जो परसेंटेज होती है वो ज्यादा होती है, लाइट में क्या होती है, क्ले की परसेंटेज आपके पास कम होती है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच हाई कंटेंट ऑफ क्ले। तो हाई कंटेंट ऑफ क्ले होगा तो कैसी सॉइल होगी, मेरे पास हैवी सॉइल होगी। आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन है हैवी सॉइल। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, in which irrigation method only 20 to 50% of field area is wetted during irrigation। तो मैंने आपको बताया था कि ओनली 20 से 50% एरिया कौन से मेथड में अपन इरिगेट करते हैं, दैट इज फरो मेथड या फरो इरिगेशन। मैंने आपको समझाया था अभी जब पिछला वाला क्वेश्चन आया था इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, for standing crop in undulating sandy field which of these method is suitable for irrigation। तो आपके पास कंडीशन क्या दे रखी है, undulating sandy field, ठीक है। undulating मींस उबड़ खाबड़ है, सैंडी मींस ऐसी सॉइल है जिसकी परमिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आपके पास ऑब्वियस सी बात है कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा, स्प्रिंकलर मेथड सुटेबल रहेगा, ठीक है। क्योंकि अंडुलेटिंग एरिया है और कोई सा मेथड में काम में लूंगा तो मेरे पास लॉस ज्यादा होंगे, तो स्प्रिंकलर काम में लेना पड़ेगा। सैंडी मेरे पास एरिया है, सैंडी सॉइल है, तो यहाँ भी स्प्रिंकलर मेथड मेरा क्या रहेगा, सुटेबल रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्प्रिंकलर मेथड, ठीक है ना। देखो अंडुलेटिंग या आपके पास स्टीप स्लोप है तो वहां हमेशा स्प्रिंकलर मेथड काम में लिया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आपका क्या कह रहा है, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन देखें, इन फ्री फ्लडिंग इरिगेशन वाटर इज एडमिट एट वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड एंड इट इज अलाउड टू स्प्रेड ओवर द एंटायर एरिया। तो सही बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इन चेक मेथड ऑफ इरिगेशन the field is divided into small compartment and water is admitted to each turn। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड देखिए, इन फरो इरिगेशन वाटर इज एडमिटेड बिटवीन रो ऑफ प्लांट इन द फील्ड। तो ये सही है, इनको तो करते करते मैं भी बोर हो चुका हूँ ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपके लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चन कर लोगे तो आपका भला हो जाएगा पेपर में, ठीक है ना। इनकी जो सॉफ्ट कॉपी है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो पढ़ लें आराम से, इनका रिवीजन कर लें, और आपके लिए ये चीज़ें सफिशियंट है। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना।